देखिए बच्चों, अब दूसरा टॉपिक आपका आ रहा है शब्द रचना। आज जो शब्द की रचना हुई, शब्द की रचना मतलब जो शब्द बने गए। अभी हमने आपको इसके पहले जब हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ाना शुरू किया था तो हमने बताया था शब्द क्या होता है। एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता हो। शब्द के दो भेद होते हैं, एक आपका शब्द मतलब सार्थक शब्द होता है, निरर्थक शब्द होता है। तो सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, निरर्थक होता है कि जो सार्थक शब्द की स्थिति को गंभीर बनाने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे पानी वानी, पानी वानी, तो वानी क्या है? निरर्थक शब्द है आपका। पानी क्या है? सार्थक शब्द है, ठीक ना। तो इस प्रकार के आपके शब्द की रचना होती है। शब्दों के 4 प्रकार आपके लोगों के पाठ्यक्रम में। वैसे शब्दों के प्रकार बहुत हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, विलोम, पर्यायवाची, ठीक ना। लेकिन अब जितना आपके पाठ्यक्रम में है उतना हम चर्चा करेंगे। पहला आपका है तद्भव, ठीक है ना। आप लोग बच्चों ये जानते होंगे कि हमारी जो हिंदी मातृभाषा है इसकी उत्पत्ति जो है वो संस्कृत भाषा से हुई है। हिंदी की माँ संस्कृत भाषा है और संस्कृत से ज्यों के त्यों शब्द जो हिंदी में आए हैं, भाई जैसे वो संस्कृत में प्रयोग तो मतलब प्रयोग में लाए जाते थे उसी तरीके से उसी रूप में हिंदी में चले आए हैं, तो वो तत्सम हो गए। हिंदी में आने के बाद में उन शब्दों का कुछ बदला रूप हम प्रयोग में करने लगे तो उनको हम तद्भव कहते हैं। तद्भव मतलब उसी रूप में जो तत्सम से परिवर्तित रूप होता है वो तद्भव। आप ये मान लीजिए कि आपका शुद्ध शब्द तत्सम होता है, अशुद्ध रूप जो हिंदी में प्रयुक्त होता है आपका वो तद्भव होता है। जिसे आप मान लीजिए दूध कहते हैं, दूध है। तो दूध अपने में किस प्रकार का शब्द है? दूध आपका तद्भव है। अगर दूध का तत्सम पूछा जाए तो आपका दुग्ध हो जाएगा, ठीक ना। जैसे आपका पानी है तो पानी को हम पानी कहेंगे तो आपका तद्भव होगा, नीर कहेंगे तो वो आपका तत्सम हो जाएगा, ठीक ना। तो इस तरीके से तत्सम और तद्भव शब्द का निर्माण किया गया। फिर एक बार आप दोबारा सुन लीजिए, तत्सम शब्द वह होते हैं कि जो संस्कृत भाषा से मूल रूप भाषा में मतलब उसी रूप में हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। उसके बाद में हिंदी में जो उनका परिमार्जन रूप प्रयोग में लाया जाता है उनको तद्भव कहते हैं, ठीक। उसके बाद में आपका विलोम जो शब्द होता है, विलोम का मतलब होता है उल्टा। जब कोई शब्द का उल्टा अर्थ हमें लेना होता है तो उसके लिए जिस शब्द का प्रयोग हम करते हैं उसको हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक ना। जैसे रात का विलोम दिन, सुख का विलोम दुख है। उसके बाद में अंधकार का विलोम प्रकाश, कोमल का विलोम कठोर, ठीक है ना। तो जब इस तरीके से उल्टे अर्थों में किसी शब्द का अर्थ लेना होता है तो उनको हम विलोम शब्द, उन शब्दों के लिए जो प्रयुक्त दूसरा शब्द आता है उसको हम विलोम शब्द कहते हैं, ठीक। विलोम शब्द में आप में किसी प्रकार की मतलब समस्या तो नहीं है, वो तो सारी चीजें स्पष्ट। उसके बाद में आपका होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब हो गया कि समानार्थी शब्द, समानार्थी शब्द। जैसे कोई शब्द है उसी शब्द के समान अर्थ वाले जो शब्द होते हैं उनको हम समानार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि आपसे कहा गया कि कमल का पर्यायवाची क्या होगा, है तो पुंडरीक पुष्कर कमल, जलद जलज अम्बोज, पंकज वारिद कोकनद, कुवलह कंज सरोज, ये आपका कमल का पर्यायवाची, ठीक ना। उसके बाद में आपका सूर्य का पर्यायवाची भानु भास्कर दिवाकर, ठीक है, ये आपका सूर्य का। तो आज जो सूर्य शब्द हम चयन कर रहे हैं उसका समान अर्थ वाले, जैसे आपका गणेश का है गजानन है, लंबोदर है, ठीक ना, खड़ानन है, ठीक ना। तो ये सब क्या हो गया? गणेश का पर्यायवाची हो गया। तो ऐसे समान अर्थ वाले जो एक मतलब समूह शब्द आते हैं
उनको हम पर्यायवाची शब्द का नाम देते हैं। ठीक, इसमें किसी प्रकार, हाँ, ये सारे क्वेश्चन आपके 2-2 नंबर के आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आप लोग अपने सिलेबस में देखिएगा कि कितने नंबर के आते हैं, उस हिसाब से आप लोग तैयारी करिएगा। हाँ, एक चीज आप ध्यान में रखिएगा कि ग्रामर के क्वेश्चन आपके परीक्षा में कतई गलत ना होने पाए, क्योंकि ये आपका स्कोरिंग मार्क होता है, 1-2 नंबर। अगर आपने गलत कर दिया तो आप तो ये कह रहे हैं 1 नंबर हमारा गलत हो गया, लेकिन सटीक एक शब्द का आंसर अगर एक शब्द मतलब नंबर का चला गया तो आपके लिए पछतावे का विषय हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसमें कतई गलतियां हो। उसके बाद में आप आइए अव्ययीभाव समास। बच्चों, आप लोग जब पिछली कक्षाओं में पढ़ोगे समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त पद। संक्षिप्त पद, जहां 2 पदों को, अब बच्चों आपके सामने एक प्रश्न है, पद किसे कहते हैं? पद किसे कहते हैं? और पद के बाद में निपात किसे कहते हैं? अगर आपसे ये प्रश्न किया जाए पद क्या है, निपात क्या है? देखिए, पद और निपात दोनों एक ही चीज है, लेकिन दोनों को अलग अलग स्थान दिया गया है। कोई शब्द किसी वाक्य में एक विशेष अर्थ को लेकर के प्रयुक्त होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे राम जाता है, तो राम जाता है, जितने भी शब्द आए हैं इस वाक्य को पूरा करने में आए हैं। ठीक, तो राम भी अपने में पद है, जाता है भी अपने में पद है भी अपने में एक तरीके से सार्थक शब्द है। वाक्य के साथ में दोनों पद, ये दोनों पद हो गए, एक तो दोनों खाली एक इकाई है, बढ़ रही है, तो राम जाता है, राम दोनों पद हो गया। अगर हम राम को अलग कर दें वाक्य से तो राम क्या हो जाएगा? राम का कोई अर्थ नहीं निकलता है। राम मतलब जाता के साथ जब इसकी क्रिया होती है तो ये भाव प्रकट हो रहा है कि राम जा रहा है, उसकी ये क्रिया का भाव बोधक चिन्ह हो जाता है, भाव क्रिया का भाव बोध होता है। वही जब अलग हो जाएगा तो अलग होने के बाद उसको निपात कहते हैं। ठीक, जब वो एक शब्द मात्र बन करके रहेगा वाक्य से अलग होने के बाद में तो वो निपात हो जाएगा, और जब वही वाक्य में जोड़ करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करेगा तो वही पद बन जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जैसे 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक संक्षिप्त पद की रचना करते हैं तो उन्हें हम समास कहते हैं। जहां 2 या 2 से अधिक पद मिल करके एक संक्षिप्त पद की रचना करते हैं उसे हम समास कहते हैं। जैसे आप उदाहरण के लिए दशानन, ठीक ना, दशानन क्या है? एक संक्षिप्त पद है, इसमें 2 शब्द जुड़े हुए हैं, दोनों पद का अगर हम इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पे समास में शब्दों को तोड़ने की स्थिति जो होती है उसको हम विग्रह कहते हैं। विग्रह मतलब अलग करना या तोड़ना, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि आपने दशानन को जब तोड़ा तो 10 धन आनंद, 10 मुख वाले हैं, तो 10 मुख वाले कौन? रावण, ठीक है ना। तो यहाँ पे 10 आनंद अपने में दोनों 2 पद हो गए, हमने एक में किया, संक्षिप्त पद हो गया दशानन, ठीक है ना। तो जब तोड़ेंगे तो तोड़ने को विग्रह कहते हैं और यही कहना है आपका समास विग्रह कहलाता है, ठीक है ना, जब दोनों पद को अलग अलग करते हैं। अब देखें इसमें आपके पाठ्यक्रम में समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 अव्ययीभाव समास, नंबर 2 आपका कर्मधारय समास, नंबर 3 द्विग समास, नंबर 4 बहुब्रीहि समास, नंबर 5 तत्पुरुष समास, नंबर 6 द्वंद्व समास, ठीक है ना। ये आपके 6 समास हो गए, जिसमें आपका पहला अव्ययीभाव समास ही आपके पाठ्यक्रम में है, उसी को हम स्पष्ट करते चले। अव्ययीभाव समास की जो परिभाषा होती है जिसमें पहला पद अव्यय, अव्यय का मतलब आप समझते हैं, अव्यय का मतलब पहले पद को हम हटा ना सके। व्यय का मतलब होता है खर्च करना, व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च करना। आ लगा करके विलोम बना दिया गया, अव्यय हो गया।
अर्थात जिसको हम खाट से न कर सकें, यानी कि जो समास का पहला पद होगा उसको हम हटा न सकें, और पहले पद के योग से जब दूसरा पद भी अव्यय बन जाता है तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे पहला पद हुआ तो पहला पद मतलब पहले पद के साथ में दूसरा पद भी अव्यय बन जाता है, पहले पद के योग से दूसरा पद भी अव्यय बन जाता है, तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। जैसे आप ले लीजिए यथाशक्ति, यथाशक्ति, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार। यथा को हमने हटा दिया, पहले पद को हटा दिया तो शक्ति का कोई अर्थ नहीं है, शक्ति का अर्थ सामर्थ्य हो गया। शक्ति को हटा दिया तो यथा का अर्थ जैसे हो गया, ठीक है ना। तो दोनों पद को मिला करके हमने दोनों पद को अव्यय बना करके उसका अर्थ ले लिया कि यार दोनों पद एक दूसरे से जोड़ने के बाद में एक विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करते हैं। अव्ययी भाव समास हो गया, जिसमें पहला पद अव्यय और पहले पद के योग से दूसरा पद भी अव्यय बन जाता है, वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे यथाशक्ति, आजन्म, तो इस तरीके से जो शब्द होते हैं वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। बच्चों ये भी याद चीजें, ठीक। अब आप आए हिंदी व्याकरण में चौथा आपका जो है मुहावरा और लोकोक्तियां, ठीक है ना।